बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान दिसवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुम्मा 10 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। पाक अफ़गान टेंशन्स के हवाले से भी बात करेंगे। DGISPR ने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वजूहात पर भी उन्होंने बात की, इस मसले की वजूहात और इसके सलूशन पर भी उन्होंने बात की DGISPR ने। अच्छा, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार, चाहे जितना लंबा चौड़ा कमेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि जो अफ़गान मसला है इसका हल है क्या डिप्लोमेसी हल है या फिर डंडा हल है, जिस तरह की बात जो है वो DGISPR ने की। ये कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मैं आगे चलकर आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं ये अफ़गान पाकिस्तान जो मसला है इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, आगाज़ में नोबेल पीस प्राइज़, मैंने आपको बताया था कि आज 10 अक्टूबर को इसका ऐलान किया जाना है। बहुत सारे इंतज़ार कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। ये जो नोबेल कमेटी है इसने क्या ऐलान किया, किसको मिला है ये अमन का अवार्ड इस साल, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. ऐलान आपने सुन लिया कि नोबेल पीस कमेटी की जानिब से इस साल ये जो अमन का अवार्ड है ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। ये खातून, मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं, यानी कि निकोलस माडुरो के खिलाफ ये इंतखाबात भी लड़ती हैं, आवाज़ भी उठाती हैं, और इनको नोबेल पीस कमेटी की जानिब से जो पीस प्राइज़ है, जो अमन का अवार्ड है, वो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। ये ऐलान किया गया कि जी ये डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए और डिक्टेटरशिप के खात्मे के लिए वेनेजुएला के अंदर ये खातून जो है वो बड़ी कोशिशें कर रही है, आजकल कैद में है और इसके इंतखाबात लड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी लंबी चौड़ी डिटेल्स जो हैं वो कमेटी की जानिब से भी शेयर की गई। और ये कमेटी की जानिब से जो फैसला था तो ये फैसला बड़ा सियासी किस्म का था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम भी ना मिले और वो माइंड भी ना करे। जाहिर है कि वेनेजुएला को लेकर और वेनेजुएला के सरबराह निकोलस माडुरो को लेकर और उनकी हुकूमत को लेकर आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे कंसर्न्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये चाहता है कि निकोलस माडुरो की हुकूमत जो है वो उसको गिरा दिया जाए, निकोलस माडुरो को हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और जो लीडर है उसको वहां पर जाकर प्लॉट कर दिया जाए। तो नोबेल कमेटी का ये जो फैसला था, ये जो ऐलान था, इस पर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को या व्हाइट हाउस को माइंड भी नहीं करना चाहिए। तो ये फैसला जो कमेटी है उसकी जानिब से ये सुनाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस जो है उसकी जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। व्हाइट हाउस नाराज़ है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कहा था कि अगर ये नोबेल इनाम मुझे ना दिया गया तो फिर ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, अमेरिका के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और अब व्हाइट हाउस की जानिब से भी इसी तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है कि ये नोबेल कमेटी ने बहुत बड़ी ज़्यादती की। डोनाल्ड ट्रंप को ये अमन का जो अवार्ड है वो ना देकर इस कमेटी ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हालांकि अगर आप रियलिटी देखें, और फिनलैंड के सरबराह ने तो यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस के अंदर गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर फिनलैंड के जो सदर हैं उन्होंने रियलिटी कैमरों के सामने सहाफ़ी के सवाल पर कि जी आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अवार्ड मिलना चाहिए, ये इस अनाउंसमेंट से चंद घंटों कबल ये फिनलैंड के सरबराह का दौरा था व्हाइट हाउस का, और ये सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से और फिनलैंड के सरबराह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जवाब दिया कि वो क्या समझते हैं कि किसको अमन का अवार्ड मिलना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अमन का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। फिनलैंड के सदर ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। This year, I think probably the best nomination would be coming from Zelensky and then the King of Jordan. Those would be two that would come. But I think you have to, I mean, my experience with the Nobel Peace Prize comes from Martti Ahtisaari, the former president of Finland. He got it in 2008, and he got it because he negotiated 3 peace agreements on 3 different continents: Namibia in Africa, Kosovo, Serbia in Europe, and then Aceh in Indonesia. And his message was always that when you do a peace agreement, the key is
that it looks like an equal match, that the big guy doesn't win over the small guy, and vice versa. गुफ्तगू आपने सुनी फिनलैंड के सरबराह की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप साथ बैठा हुआ था, घूर घूर कर देख रहा था फिनलैंड के सरबराह को कि मेरा नाम ले दे, मेरा नाम ले दे। फिनलैंड के सरबराह ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या फिर उर्दन के शाह अब्दुल्ला का नाम होना चाहिए नोबेल इनाम के लिए। जहां तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप का, तो फिनलैंड के सरबराह ने कहा कि अगर यूक्रेन जंग बंद करवा देता है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको नोबेल इनाम जो है वो मिलना चाहिए। फिनलैंड के सरबराह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे सरबराह को 2008 में नोबेल इनाम दिया गया था और उसने 3 जंगें बंद करवाई थी, 3 जगहों पर उसने अमन किया था, अफ्रीका के अंदर, सर्बिया, कोसोवो वगैरह। और फिनलैंड के सरबराह ने कहा कि हमारे लीडर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जहां पर भी आप अमन करवाएं तो वो इक्वल अमन होना चाहिए। ये नहीं है कि छोटे को कम राइट्स दिए जाएं और बड़े से डरकर उसकी साइड पर जो है वो ज्यादा वजन डाल दिया जाए। फिनलैंड के सरबराह ने कहा कि जंगें बंद करवाना ये इशू नहीं है, बल्कि किस अंदाज से ये जंगें बंद करवाई जा रही हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब फिनलैंड के सरबराह के कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि रूस और यूक्रेन जंग की बात कर रहा था कि रूस और यूक्रेन जंग को बंद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो वजन है, जो टिल्ट है, वो रशिया की जानिब है, क्योंकि रशिया ज्यादा पावरफुल है, रशिया ज्यादा तगड़ा कंट्री है, तो ये कोई अमन नहीं होता। फिनलैंड के सरबराह के कहने का ये मतलब था। और अगर आप देख लें गजा की सूरत हाल मशरिक वस्ता में, आपको बता दूं कि जंग बंदी तो हो चुकी है और जंग बंदी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इसराइल की फौजों ने भी पीछे हटना स्टार्ट कर दिया और कैदियों की रिहाई भी आने वाले 3 दिनों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी इस जंग बंदी मुआहिदे के तहत, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकाती जंग बंदी मंसूबा है, आपको मालूम है। लेकिन इस मंसूबे से मुतल्लिक कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन और इसराइल जो है वो दोबारा हमला नहीं करेगा कैदी वापस लेने के बाद, तो इस पर आपने किस तरह की गारंटीज और किस तरह का आपका मंसूबा है, तो किस तरह का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये गौर से सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yeah, please. Mr. President, looking ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages Well, the are first thing we're released? doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. What's your take now Go on ahead. a two-state solution, sir? Just to follow up on that. On what? What is your view now on a two-state solution today? I don't have a view. I'm going to go with what they agreed to. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी कैदी छुड़वाने हैं हमने, बाद की बाद में देखी जाएगी, हमने कैदी छुड़वाने हैं और उसके बाद विल सी कि क्या होता है आगे। जहां तक ताल्लुक है कि सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन पर आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी कोई राय नहीं है। अब मैं आपको बता दूं इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी की जा रही हैं कि इन्होंने कैदी लेने हैं और इनकी जानिब से ये जो नस्ल कुशी है ये दोबारा से मिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा और जिसकी गारंटीज पर ये अरब इस्लामिक कंट्रीज रिलाई किए बैठे हैं, तो इसको नोबेल इनाम नहीं मिला, तो ये इस बात का भी गुस्सा है। और दूसरा, इसराइल के आगे क्या मजाल अमेरिका की, क्या अमेरिका और ये फिनलैंड के सरबराह ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जंगें बंद करवाना अमन नहीं है, लेकिन किस अंदाज से आप जंगें बंद करवा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो अमन का अवार्ड है ये डोनाल्ड ट्रंप डिज़र्व नहीं करता था। एक खातून डिज़र्व करती थी या नहीं करती थी वो तो खैर एक लंबी बहस है, बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप डिज़र्व नहीं करता था। जहाँ पर इसने ये जंगें जो हैं वो भी सही बंद नहीं करवाई, मैंने आपको बता दिया और फिनलैंड के सरबराह ने भी बता दिया। तो जहाँ पर इसने ये जंगें सही बंद नहीं करवाई वहाँ पर इसने बहुत सारी जंगें छेड़ने की भी बातें की। इसने कनाडा के ऊपर, इसने वेनेजुएला के ऊपर, ग्रीनलैंड, पैनामा, अफगानिस्तान को लेकर, बगराम एयरबेस को लेकर आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता दिनों किस तरह की बातें की गई कि जी बगराम एयरबेस मुझे वापस चाहिए और अपना असलहा गोला बारूद भी अमेरिका जो छोड़कर भाग गया था तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे वापस चाहिए और अगर अफगानिस्तान ने ना दिया तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर
पाक अफगान जो मामलात हैं उन पर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है DGISPR ने तो नहीं किया जिक्र, इस तरह से खुलकर नहीं बताया। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखी होगी कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो काबुल है, अफगानिस्तान है, वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की गई। पाकिस्तान ने ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थी। जाहिर है कि जो आबादी वाले इलाके हैं उनको टारगेट नहीं किया गया, बल्कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के इन हमलों का निशाना थे, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम नूर वली महसूद का सामने आ रहा है कि नूर वली महसूद को इन टारगेटेड स्ट्राइक्स के अंदर एक तो टारगेट किया गया सक्सेसफुली, ये भी बातें की जा रही हैं। और दूसरी खबरें ये हैं कि नूर वली महसूद जो हैं वो महफूज रहे। 28-30 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको तो एलिमिनेट किया गया पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन नूर वली महसूद का ये कहा जा रहा है कि वो इस हमले में जो हैं वो महफूज रहे। बहरहाल अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। और मैंने आपको बताया कि DGISPR ने भी, बहुत सारे सहाफ़ियों ने, समर अब्बास ने भी सवाल किया और भी कुछ सहाफ़ी थे जिन्होंने सवाल किया कि जी इस हमले की या फिर इन स्ट्राइक्स की डिटेल्स सामने आ जाए DGISPR की जानिब से। DGISPR ने ये तो इशारा दिया कि पाकिस्तान की जानिब से, जाहिर है कि काबुल के ऊपर जो स्ट्राइक्स की गई वो पाकिस्तान की जानिब से की गई, लेकिन DGISPR ने खुलकर नहीं बताया। खुलकर DGISPR जो हैं वो अफगान मामले या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दों को, सेफ हेवंस जो है वो दहशतगर्दों के लिए, TTP के स्पेशली जो दहशतगर्द हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर जो महफूज पनागाहें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इस पर DGISPR ने फोकस रखा और DGISPR ने बड़ी डिटेल के साथ बुलेट्स दिखाते हुए, पॉइंट्स दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की कि जो मामला है इसकी वजह क्या है, इसकी रीजंस क्या हैं। और फिर DGISPR ने बात की कि इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, DGISPR ने जो रीजंस बताई ये 4-5 ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो 4-5 बुलेट्स हैं इसमें चौथा आपने बड़ी गौर से पढ़ना है। पहला तो ये है कि जी जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत जो है KPK की, उसकी बहुत ज़्यादा बात की, तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा बात की DGISPR ने कि जी ये सियासी पार्टियां जो सारी की सारी मुत्तफिक हुई थी, तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 पॉइंट्स थे उनमें से पहले पॉइंट के अलावा जो पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी इदारों का है वो तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी जो 13 नुकात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो कि जिम्मेदारी थी हुकूमत की, स्पेशली सूबाई हुकूमत की। फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, टेररिज्म के अंदर पॉलिटिक्स आ जाती है। जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स आ गई टेररिज्म के अंदर। फिर भारत का जो किरदार है अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर जो इंडिया है वो इस्तेमाल कर रहा है, ये भी रीजन बताई DGISPR ने। अच्छा, ये चौथा पढ़ लें कि अमेरिका के हथियार दहशतगर्दों के हाथों में लग गए, तो ये भी वजह है कि अफगानिस्तान से ये जो दहशतगर्दी है, ये जो हमले हैं जिसमें हमारे पाक फौज के जवानों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा DGISPR ने कहा कि बढ़ गए हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप पर आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जी एक तो बगराम एयर बेस हमें चाहिए, और अगर बगराम एयर बेस नहीं दी जाती तालिबान की जानिब से तो वो असलहा जो तकरीबन $7 बिलियन का असलहा अमेरिका ने यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर छोड़ा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर वो असलहा तो अमेरिका लेगा, चाहे तुम प्यार से दे दो तो प्यार से अमेरिका लेगा, वरना अमेरिका जो है वो जोर ज़बरदस्ती से ये असलहा अफगानिस्तान से, तालिबान से ये डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहता है। तो ये टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि ये यूँ कह लें कि कॉमन इंटरेस्ट आ गया अमेरिका और पाकिस्तान का कि अगर अमेरिका ये असलहा लेने या फिर बगराम एयर बेस लेने की कोशिश करेगा तो ये जो चौथा नुक्ता है ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो हल हो जाएगा, पाकिस्तान के बारे में होगा अमेरिका का अफगानिस्तान की बगराम एयर बेस को लेना, या फिर जो तालिबान का असलहा है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस लेगा तो फिर ये कॉमन इंटरेस्ट आ जाएगा पाकिस्तान का, और हो सकता है कि पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की मदद भी करे। बहरहाल DGISPR जो हैं उन्होंने जो सियासत है उसको दहशतगर्दी से अलग रखने की बात की, जो हुकूमतें हैं स्पेशली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके किरदार की बात की कि जी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत खेलना बंद करें,
जवानों की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और DGISPR ने कहा कि इसका सलूशन ये है कि एक तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए और डिप्लोमेसी नहीं बल्कि डंडा, जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि डंडा सलूशन है। और जो जमातें या जो लीडर्स ये बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, तो DGISPR ने उनको क्या पैगाम दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। क्या आपको ये आवाज नहीं आती कि इन दहशतगर्दों से बातचीत कर ली जाए, मुज़ाकरात कर लिए जाए? आर वी फॉलोइंग दिस नेशनल एक्शन प्लान? क्या हर मसले का हल बातचीत में है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, मासूम बच्चों और खवातीन और मदरसों और मसाजिद को शहीद किया, तो आपने, इस मुल्क के अवाम ने यह क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती? अगर हर मसले का हल बातचीत में होता तो बदर के मैदान को याद। गुफ्तगू आपने सुनी DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, जिन्होंने ये कहा कि डंडा सलूशन है। बहुत समझा कर देख लिया तालिबान को, लेकिन अगर ये बातों से नहीं समझ रहे तो इनको इस तरह से लाते मारकर समझाना इज द ओनली सॉल्यूशन। और ये एक तरह से दुरुस्त बात भी की। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ ये मुज़ाकरात की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, चाहे कोई भी जमात आई उसने अपने तय कोशिशें की। और फिर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि जी सऊदी अरेबिया को दरमियान में डाल लें, अब तो मुआहिदा हो गया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। तो DGISPR ने जवाब दिया कि आप क्या समझते हैं कि क्या हमने सऊदी अरेबिया को दरमियान में नहीं डाला? सऊदी अरेबिया समेत बहुत सारे कंट्रीज़ को दरमियान में डाला गया, लेकिन ये जो तालिबान हुकूमत है इनको बात समझ नहीं आ रही, तो फिर इस अंदाज से समझाना भी पाकिस्तान जानता है। और ये DGISPR की बात से मैं एग्री करूंगा, 100% एग्री करूंगा कि दोनों ऑप्शंस जो हैं वो यूज किए जाने चाहिए। डिप्लोमेसी भी यूज की जानी चाहिए, और अगर डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही तो जाहिर है कि फिर डंडे के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता। DGISPR की जानिब से कहा गया। अच्छा, तालिबान की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया, अमीर खान मुत्तकी भारत के अंदर मौजूद हैं, और ये जो दूसरा तीसरा नुक्ता DGISPR की जानिब से बताया गया तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता है कि भारत जो है उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और भारत के साथ ये जो तालिबान हैं बहुत ज़्यादा पींगे भी बढ़ा रहे हैं। इवन कि मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भारत के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ पर भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देख लें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतना डिस्कस नहीं कर रहे इन स्ट्राइक्स को या इंटेंशंस को जितना भारत के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया भारतीय सहाफ़ी की जानिब से, इन स्ट्राइक्स से मुतल्लिक सवाल पूछा गया, तो अमीर खान मुत्तकी ने क्या जवाब दिया ये मैं आपको सुनवा देता हूँ ऑडियो, उसके बाद बात करेंगे। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटकुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है, और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है, और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसे मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए, और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफगानिस्तान को अमन दिया, अफगानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमियत नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान भी इस खिते के एक आज़ाद मुल्क है, जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? ये अफगानिस्तान का लोग भी हकदार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। अफगानिस्तान आपको पता है कि इस खिते में वो। अच्छा, ये आपने सुन लिया, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका ये जवाब था, तो मैंने आपको मुकम्मल नहीं सुनवाया। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपने सुन लिया कि ये बात कर रहे थे कि जब मुज़ाकरात होने चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान में इतने अरसे के बाद अगर अमन आया है तो किसी को उस पर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुज़ाकरात और मफाहमत से ये जो मसाइल हैं वो हल किए जाने चाहिए। तो DGISPR ने बता दिया कि मुज़ाकरात और मफाहमत बहुत कोशिशें की,
तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मौजूदा हुकूमत के जो वुज़रा हैं, ये DGISPR ने कहा कि वो भी दौरे करते रहे अफ़गानिस्तान के, अफ़गान तालिबान को समझाते रहे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। तो उनको ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है ये हल किया जा सकता है, डिप्लोमेसी से नहीं तो फिर डंडे से हल किया जा सकता है। अब कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना, मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि क्या सॉल्यूशन है। ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है, ये जो सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो भी लंबी चौड़ी तारीख़ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनकी लंबी चौड़ी तारीख़ है, और मैंने एक लंबी चौड़ी वीडियो भी इस मामले पर बना रखी है कि क्या वाखान राहदारी का ताला तलवार से तोड़ा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी अगर आप तफसील के साथ समझना चाहते हैं कि मामला है क्या। और बहुत सारे मामलात हैं, और ये जो दहशतगर्दी के लिए सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो ये उसका एक नुक्ता है, इस सारे अफ़गान पाकिस्तान रिलेशन का ये एक नुक्ता है कि सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और TTP वगैरह के जो सेफ हेवन्स वगैरह हैं, ये ज़ाहिर है कि मामलात जो हैं वो अब यहाँ पर आगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ मादी की गलतियाँ, कुछ जियोपॉलिटिक्स, कुछ अमेरिका का किरदार, बहुत सारी वजूहात रहीं, लेकिन ये मामला बहुत पुराना है। और मैं आपको बता दूं कि इसका मसला ये सिर्फ एक मसला नहीं है, बल्कि मसला फ़लस्तीन को ले लें, मसला कश्मीर को ले लें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस तनाज़े को ले लें, इस तरह के बहुत सारे तनाज़ात की जड़ जो है वो बरतानिया था। और बरतानिया जिस तरह से निकला, जिस तरह से फ़लस्तीन से निकला, जिस तरह से बरसगीर पाक व हिंद से निकला, जिस तरह से ये ड्यूरेंड लाइन खींची गई यागिस्तान की, उस वीडियो के अंदर ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। यागिस्तान है क्या, ये कौन से इलाके हैं, और ये आपको एंड स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो है उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो वीडियो आपने टाइम निकाल कर ज़रूर देखनी, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। बाकी भी बहुत सारी खबरें हैं, रशिया यूक्रेन रिलेटेड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सेपरेट वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।